दोस्तों, आज हम बात करेंगे 6th सेंचुरी बीसी में मगध साम्राज्य के उदय एवं विकास के कारणों पर। मगध साम्राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व 4 महाजनपद मगध, कोशल, वत्स और अवंती एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व स्थापित करने के लिए संघर्ष में लगे हुए थे। अंततः मगध उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य के रूप में उभरा। मगध साम्राज्य का उदय इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण हुआ। मगध चूंकि गंगा नदी के किनारे बसा था, तो यहाँ की समृद्ध मिट्टी ने कृषि के लिए मजबूत आधार प्रदान किया, जिसके चलते किसान भारी मात्रा में फसल उत्पादन करते एवं उसी के हिसाब से राजा को टैक्स देते। खेती अच्छी होती थी तो राजा को कर भी अच्छा खासा मिलता था। मगध में लौह अयस्क और तांबे का भी भंडार था, जिसके फलस्वरूप लोहे से उच्च कोटि के हथियार और उपकरण बनाए गए। इन उपकरणों से खेती में सहूलियत होने लगी और राजा की सेना भी अच्छे हथियार से और भी मजबूत बनी। गंगा नदी के चलते जल मार्ग पर मगध का नियंत्रण था और व्यापार के लिए लोग नदियों का भी इस्तेमाल करने लगे, जिससे व्यापार भी बढ़ा। दक्षिण बिहार में घने जंगल थे, जिनमें हाथी हुआ करते थे। खेती के लिए लोगों ने जंगल साफ किया तो उन्हें प्रचुर मात्रा में लकड़ी मिली, जिसका उपयोग उन्होंने घर बनाने के लिए किया। और मगध ऐसा पहला जनपद था जिसने युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया था। मगध की दोनों राजधानियां राजगृह और पाटलिपुत्र एक महत्वपूर्ण बिंदु पर अवस्थित थीं। राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ सुरक्षित किला था और पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर स्थित था, तो जल से घिरे होने के कारण भी यह काफी सुरक्षित था। तो हम देखते हैं कि मगध की दोनों राजधानियां पूरी तरह से सुरक्षित थीं। किसी भी शत्रु के लिए राजधानी पर अधिकार करना नामुमकिन था, तो यह भी एक कारण था मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का। मगध ने अपना प्रथम बड़ा अभियान अपने पड़ोसी अंग राज्य के विरुद्ध चलाया, क्योंकि वह लौह भंडार के उतना ही निकट था जितना कि मगध। इस प्रकार हम देखते हैं कि मगध ने अपने साम्राज्य के आरंभ में ही एक मजबूत प्रतिद्वंदी को समाप्त कर दिया। अब हम ये जानेंगे कि मगध पर किन किन राजवंशों ने शासन किया, क्योंकि जब तक किसी साम्राज्य पर योग्य, बुद्धिमान, पराक्रमी और महत्वाकांक्षी राजा का शासन नहीं होगा, साम्राज्य को बिखरने में देर नहीं लगेगी। मगध की गद्दी पर एक के बाद एक पराक्रमी राजा बैठे, जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता से मगध साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व मगध पर सबसे पहले हर्यंक राजवंश के राजाओं ने शासन किया। इनमें सबसे पहला राजा था बिंबिसार, जिसका शासनकाल 546 बीसी से 494 बीसी माना गया है। इन्होंने राजगृह को अपनी राजधानी बनाई। बिंबिसार एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। उसने प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सबसे पहले उसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया। दूसरा प्रमुख विवाह संबंध कोशल राजा प्रसेनजीत की बहन कोशला देवी के साथ किया। इसके बाद भद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ भी उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। उसने अवंती के शक्तिशाली राजा चंड प्रद्योत के साथ दोस्ताना संबंध बनाया। गांधार के साथ भी इसका मित्रता का संबंध था। इसने अंग राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र और संरक्षक था। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, लेकिन जैन और ब्राह्मण धर्म के प्रति भी उसकी सहिष्णुता थी। उसने करीब 52 वर्षों तक शासन किया। भारतीय इतिहास में बिंबिसार पहला शासक था जिसने अपनी स्थायी सेना रखी। इसके शासनकाल में जीवक एक प्रख्यात राजवैद्य था। बिंबिसार वर्धमान महावीर एवं गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन थे। इनके बाद अजातशत्रु मगध का राजा बना। अजातशत्रु का शासनकाल 494 बीसी से 462 बीसी माना जाता है। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा। उसने अपने शासनकाल में कई लड़ाइयां लड़ी थी। उन्होंने कौशल एवं वैशाली के खिलाफ युद्ध किया। अजातशत्रु ने वैशाली के लिच्छवियों को पराजित कर गणराज्य जीत लिया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था जो 16 वर्षों तक चला। अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण कर अपने अधिकार में कर लिया।
उन्होंने अवंती राज्य पर भी आक्रमण करके विजय प्राप्त की। इनका शासनकाल 32 वर्षों का था। अजातशत्रु बौद्ध एवं जैन दोनों ही धर्मों को मानता था। कहा जाता है कि उन्होंने बुद्ध से भी मुलाकात की थी। उनके मिलने का दृश्य भरभूत की मूर्तियों में भी चित्रित किया गया है। इन्होंने कई चैत्य एवं विहारों का निर्माण करवाया था। उन्होंने राजगृह में प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन करवाया था 483 बीसी में। अजातशत्रु के शासनकाल में ही महात्मा बुद्ध तथा महावीर का भी निधन हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध का राजा बना। उन्होंने पाटलिपुत्र में नई राजधानी की नींव रखी। उदयन शासक बनने से पहले चंपा का उपराजा था। वह भी विस्तारवादी नीति का पालक था। उदयन के उत्तराधिकारी अयोग्य शासक थे। अंतिम राजा अत्यंत विलासी और निर्बल था। इन सब के फलस्वरूप मगध पर उनके मंत्री शिशुनाग ने कब्जा कर लिया। इस प्रकार हर्यंक वंश का अंत हुआ एवं शिशुनाग वंश सत्ता में आ गया। शिशुनाग 412 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा। इसने सर्वप्रथम मगध के प्रबल प्रतिद्वंदी राज्य अवंती को मिलाया। इन्होंने मगध से बंगाल की सीमा से मालवा तक विशाल भूभाग पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग एक शक्तिशाली राजा हुआ। शिशुनाग के बाद उसका पुत्र कालाशोक मगध का राजा बना। महावंश में इसे कालाशोक तथा पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। इसने 28 वर्षों तक शासन किया। इसके शासनकाल में ही बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन हुआ था, जो वैशाली में आयोजित की गई थी। कालाशोक की हत्या नंद वंश के संस्थापकों द्वारा कर दी गई थी। नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने की थी। इतिहास में उसे एकारट उपाधि से विभूषित किया गया है। महापद्मनंद पहला शासक था जो गंगा घाटी की सीमाओं का अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक विजय पताका लहराई। पुराणों में भी महापद्मनंद की विजय गाथाएं वर्णित हैं। इस प्रकार सम्राट महापद्मनंद को महान साम्राज्य निर्माता माना जाता है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार इन्होंने 10 वर्षों तक शासन किया। नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद था। धनानंद एक लालची और अकर्मण्य शासक था। नंद वंश के समय में ही सिकंदर ने भी भारत पर आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली। इस प्रकार हम देखते हैं कि मगध बुद्ध के समकालीन एक शक्तिशाली और संगठित राजतंत्र था। कालांतर में मगध का उत्तरोत्तर विकास होता गया और मगध का इतिहास ही संपूर्ण भारतवर्ष का इतिहास बन गया। तो दोस्तों, ये थी मगध के उत्थान की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू।